तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस रक्त से या ब्लड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ यहाँ पर जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, वो काफ़ी बेहतर तरीके से दिया गया है, जिससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके आसपास के प्रश्नों की मिल जाएगी। मतलब अगर एक प्रश्न मैं करा रहा हूँ तो आपको सब 4 से 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको बाद में ऐसा फील होगा कि आपने आज बहुत कुछ सीखा है। ये ब्लड के क्वेश्चन आंसर का वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है? तो भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमें प्राप्त होता है वो होता है प्लेटलेट्स से। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती हैं, जो फाइब्रिल का निर्माण करती हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त बहना रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन कहा जाता है। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें ये बताएंगे, जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हैं ये वाइट ब्लड सेल के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। मतलब ये समझ लो, ये कहना ये चाह रहा है कि वो कौन सा घटक है जो धमनी तथा सिरा में रक्त को जमने से रोकता है। तो हेपेरिन जो होता है वो जो हमारी नलिकाएं होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं, उसमें रक्त का धक्का बनने से रोकता है। लेकिन यही वो घटक है जब किसी को चोट लगती है तो यहाँ वहाँ पर धक्का बनाने का काम करता है। मतलब ये है कि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है ये तुरंत जम जाता है, तभी चोट लगने पर हमारा जो खून बहना होता है इसके कारण रुक जाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त के धक्का बनने से रोकता है उसे हेपेरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। राजदूषी कणिकाओं में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है वो होता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, लेकिन मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना। ठीक है, ये पाया किस में जाता है? ये RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। अगला है, प्रतिरक्षी एवं और प्रतिजनन की विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार की के प्रोटीन है। एंटीजन लाल कणिकाओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, ये तो पॉइंट अलग हो गया। अगला है, कौन सा रक्त कणिका रक्त स्कंदन में सहायक है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रक्त कणिका है जो रक्त को जमने में सहायक होती है। ठीक है, तो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं जो रक्त को धक्का जमाने का कार्य करती हैं। इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से होता है ना। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अभी ऊपर बताया था श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार हैं, जबकि लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं व ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, तो हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य के में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो भाई ये तो आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको 120 हमेशा मिलेगा। 120, चाहे 110 से 120 बोल दे, है ना, चाहे आपको 20 से 120 बोल दे, है ना, लेकिन आपको 120 देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका जो आंसर होता है लाल रुधिर कणिका मतलब RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए, लाल रुधिराणु में लाल रुधिराणुओं के कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने मानव रक्त के 4 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें रुधिर वर्ग कहते हैं। रुधिर वर्ग की बात हो रही, वो यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, RBC का जीवन काल 105 से 120 दिन का तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। तो पूछ लेता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो RBC का हो जाएगा 105 से 120, और WBC का क्या हो जाएगा, वो 2 से 5 दिन। ठीक है,
अगला है मानव रक्त में प्लाज्मा का लगभग कितने % मात्रा होती है, मतलब ये कह रहा है कि ब्लड में कितने % प्लाज्मा होता है। तो आपको अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पर आपको 55% मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, 55 से 60%। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का लगभग 55 से 60% मात्रा होती है। शेष 45 से 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो, जो हमारा ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है 55% हमारे ब्लड में, प्लाज्मा हमारा ब्लड में होता है 55%। बचा हुआ जो 45% हुआ वो रुधिर कणिकाएं हो जाएंगी। रुधिर कणिकाओं में हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अब ये प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा दरअसल ये समझ लो कि ये जैसे अगर नदी में, जैसे आप देखते हो नदी में मछलियाँ भी तैरती हैं, जहाज भी चलते हैं, नाव भी चलती हैं, है ना। तो नदी किसकी? पानी की बनी हुई है, उसी में सब कुछ चलता है। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा ये होता है प्लाज्मा, ये उसी तरह से एक लिक्विड होता है जो हमारी धमनियों और शिराओं में बहता है और उसी के अंदर ये चीज़ें सारी बहती रहती हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे हमारी आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब जो प्लाज्मा होता है उसका 90% भाग जल होता है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो 92% लिखा हुआ है। ठीक है, और शेष 10% में प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आ रही हो बिल्कुल टेंशन ना लें, थोड़ा जो अगर आप हमारा एक वीडियो और देख लेंगे जिसमें मैंने हृदय के बारे में बताया है, ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चीज़ें कॉन्सेप्ट समझो, याद करने की कोशिश ना किया करो। अगला है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? तो भाई मैं कब से शुरू से बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये किस में पाया जाता है? ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। हीम लाल रंग का होता है तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। O2 के साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तथा CO2 के साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो भैया आरबीसी, जो हमारा आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है हमारा किसमें होता है? अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा क्या होता है? देखो, ये हमारी बोन मैरो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हमारी हड्डी, अगर हम इसे मान लेते हैं, आप बोन मान लेते हैं, तो इसका जो बीच का ये भाग होता है ये होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। तो यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं ये जॉइंट पे होता है, तो जॉइंट पे नहीं होता भाई, इस डाउट को क्लियर कर लो। ठीक है, अब बात करें, ये तो हो गया मनुष्य में, लेकिन जो बच्चा मतलब जो भ्रूण होता है ना, जन्म से पहले जो भ्रूण होता है उसमें जो आरबीसी मतलब आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यकृत और प्लीहा में। किसमें? यकृत और प्लीहा में, ये ध्यान रखना। और जो आरबीसी का मतलब जो वयस्क व्यक्ति होता है या जो जन्म के पश्चात क्या होता है, उसमें जो आरबीसी का कब्र गृह बोलते हैं प्लीहा को, और आरबीसी का कब्र गृह मतलब जन्म के बाद जहाँ पे आरबीसी मरता है जाके, जन्म से पहले वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, देखेंगे मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल व दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभय अवतल होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ध्यान रखना है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनकी जीवन अवधि 100 से 120 दिन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखो, अभी ऊपर आपने पढ़ा था 105 से 120 दिन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 100 से 120 दिन। तो भाई वो उस पर मतलब को आपको फोकस पे रखना है 120। ऑप्शन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें 120 दो ऑप्शन में हो, हमेशा एक में होगा, चाहे फिर वो 20 से 120 हो, 100 से 120 हो, 90 से 120 हो। ठीक है, ये आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर के भाग का लगभग कितना % होता है? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और इसमें भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो ऑप्शन आपको आएगा वहाँ पे आपको 7 मिलेगा।
जैसे यहाँ पे भी 7 लिखा हुआ है, तो 7 आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है, चाहे फिर वो 6 से 7% हो, चाहे 7 से 8% हो, मतलब कुछ भी हो, आपको 7 पे फोकस करना है, ठीक है। जो मुख्य होता है वो होता है 7%। पूरे बड़े, अगर किसी का वजन 100 किलो है तो उसमें 7 किलो वजन जो होगा वो ब्लड का होगा, ठीक है। ब्लड के बारे में थोड़ी बातें बता देते हैं। ब्लड क्या होता है, एक तरह संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों में जो भी पदार्थों की ज़रूरत होती है, चाहे ऑक्सीजन हो गई और भी खाद्य, मतलब जो भी शरीर को ज़रूरत होगी, ठीक है, प्रमुख पदार्थों के, उनको ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अब बात करें ब्लड का, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4। यही क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ तक जो मैंने आपको बता दिए। चलिए देखते हैं इसका कुछ दिया गया भी गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर के भार की तुलना में 7 से 8% होता है। रक्त एक शारीरिक तरल द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। इसका कार्य शरीर के अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है इसका प्रमुख कार्य, ठीक है, प्रमुख कार्य के हिसाब से सही हो जाएगा। वैसे इसके कार्य तो बहुत होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं। वीडियो अगर अभी तक पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, मतलब अच्छा लगेगा। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है। दूसरा है रुधिर बैग की खोज किसने की थी? तो रुधिर बैग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 80 से 120। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण होता है? तो भाई ये अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं प्लीहा को, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड स्लो करते हैं, बहुत हो गया स्पीड। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है हमारी 5 से लेकर 6 लीटर तक, ओके। अब पूछा है सर्वदाता रुधिर वर्ग, मतलब ये है अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वह सभी को ब्लड दे सकता है, चाहे किसी उस सामने वाले का ब्लड ए हो, ब्लड ग्रुप चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको रक्त दे सकता है। वहीं बात करें ए बी वाला, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, चाहे सामने वाला डोनर जो हो वो ब्लड ग्रुप ओ का हो, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो, ठीक है। तो सबसे आसानी से मिलने वाला ब्लड ग्रुप किसको मिलता है, मतलब आसानी से मिल जाता है, वो मिल जाता है ओ को। लेकिन जो ओ होता है उसे ओ ही चाहिए होता है, उसे किसी और का ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा, ठीक है। अगला है रक्तदाब मापने वाला यंत्र, तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र को बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये स्पंज और हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। रक्त वाहिनियों में रक्त जमने से कौन रोकता है? तो वो रोकता है हेपेरिन, ठीक है। अगला है रुधिर को जमाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो होती है कैल्शियम की। अगला है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित किस रोग के नाम से जाना जाता है? मतलब अधिक मात्रा में अगर WBC बन जाए तो वो किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे हम ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं, ओके। रक्तचाप का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अगला है उच्च रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो उच्च दाब को नियंत्रित करने के लिए रिसेप्सिन लाया जाता है। अगला है मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है, तो प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है? तो ये होता है हमारा 120 से 80। मैंने कहा था आपको 120 मिलेगा, चाहे वो कितने से भी मिले। अभी आपने 110 भी देखा, 105 भी देखा, लेकिन सबके साथ में हमें 120 मिल रहा था, तो यहाँ पे भी 120 मिल रहा। तो आपका फोकस कितना रहना चाहिए? सॉरी, वो वहाँ पे वो था, ठीक है, ये तो यही रहेगा ना, रक्तदाब तो 80 से 120 ही होता है। चलिए,
देखते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ब्लड प्रेशर की हो रही है, मतलब रक्त दाब, है ना। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में संकुचन तथा अनुशीतलन दाब अर्थात रुधिर दाब 120 से 180 होता है। रक्त दाब को स्पेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर रक्त दाब 120 से 90 है तो मतलब 120 और 90 है तो हमारा उच्च दाब होगा, है ना। और अगर 100 और 150 है तो वो निम्न दाब होगा। चलिए अगला है, रक्त का वह कौन सा घटक है जो भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। ठीक है, क्यों प्लाज्मा, भैया हमने भी बताया था, जो वजह से नदी होती है ना उसमें पानी होता है, वो हर चीज़ को अपने अंदर ही तैराता रहता है, उसी तरह से प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक पीले रंग का पदार्थ होता है। ठीक ठीक, इसमें सब कुछ बहता रहता है। ये जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% भाग होता है, 55% भाग होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 92%, कहीं कहीं आपको 90% मिलेगा, 92% जल होता है। ठीक है, ये हर चीज़ को अपने अंदर बाहर मतलब इसके अंदर हर चीज़ चलती है, चाहे वो प्रोटीन हो जाए, ठीक है, चाहे शर्करा हो जाए, चाहे कोई खनिज हो जाए, हार्मोन्स हो जाएं। ठीक है, और जो CO2 होता है ना, जैसे O2 का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, लेकिन CO2 का जो परिवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऊपर। ओके, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कणिकाएं समान रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त का लगभग 55% भाग होता है। इसका अधिकतम अंश जल होता है ना। इसमें प्रोटीन, शर्करा, धक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, अगला है, रक्त में पाया जाने वाला, यहाँ पे हमें कुछ भरना है, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो भाई शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो जिम्मेदार है वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मतलब भाई RBC की बात कर रहा है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। ध्यान रखो ये बात, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हमें पता है, तुम लोगों को, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन डिटेल में नहीं पता होगा, है ना। कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा किस तरह से मतलब पूरी क्रिया होती है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी कहाँ संचित रहती है। अभी तक तुम लोग ये भी बहुत से लोग नहीं जानते हो कि शरीर में जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे इकट्ठी रहती है। जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें इंजन से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, वैसा शरीर में तो होता नहीं, खाने से तुरंत हमें एनर्जी मिलती है, वो कहीं स्टोर रहती है। मतलब जब हमें गाड़ी चलानी होती है उतने टाइम पे उतना तेल फूकता है और आपको सीधे एनर्जी मिल जाती है। वैसे बैटरी, मतलब बैटरी जैसे घर में इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर की बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है, वैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ पर स्टोर रहती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर RBC में लौहयुक्त रंजक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसनांग से ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचता है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ये पीछे ही बता चुके हैं, और इसका जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। चलिए अगला बात करेंगे, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है। प्लाज्मा की बात करता है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। और शेष 8% प्रोटीन होता है।
खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थों, प्रोटीन तथा ये अन्य पदार्थ इसी में होते हैं 8% में। तो भाई वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मानव दूधी के का पीले रंग का आधारभूत तरल है, साफ, चिपचिपा एवं पारदर्शी पदार्थ है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग बनाता है एवं स्वयं प्लाज्मा में 92% भाग जल होता है। शेष 8% भाग जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें प्रोटीन, हार्मोन्स, खनिज, एंजाइम्स तथा अन्य पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट आदि रबड़ होते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इस बार पूछा है किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो भाई हमारे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं आपके सामने बार बार आए हैं, जिससे आपको चीज़ें रट जाएंगी, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी औसत आयु 120 दिन होता है, ठीक है। फिर से वही बात, 120 तो आप कब से 120 बार सुन चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त कणिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त कणिकाओं की बात करें अगर थोड़ी बहुत, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, रक्त कणिकाएं जो मोनोसाइट से छोटी होती हैं और जिनसे बड़ा केंद्रक पाया जाता है, जिनमें बड़ा केंद्रक पाया जाता है, उन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट में श्वेत ऊर्ध्वाणु की संख्या का मतलब श्वेत ऊर्ध्वाणु की संख्या का 20 से 40% तक होता है। प्रति घन मिलीमीटर में रक्त में इसकी संख्या 15 से 25,000 तक होती है, 2500 तक होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर में प्रतिरक्षी क्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी बनाना होता है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य में WBC की संख्या पाई जाती है। तो एक वयस्क मनुष्य में WBC की संख्या मतलब वाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी पाई जाती है? वो हमारी पाई जाती है 5,000 से 10,000, ठीक है। श्वेत ऊर्ध्वाणु या ल्यूकोसाइट्स को WBC भी कहा जाता है। ये RBC के से बड़े रंगहीन केंद्र मतलब इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रकीय होते हैं अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक वयस्क मानव के शरीर में इसकी संख्या 5,000 से 10,000 प्रति घन मीटर होती है, मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकामय WBC या कणिका विहीन WBC। अगला है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर, तो वो होता है 300 से कम, ठीक है। तो रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर 200 से 240 होता है। थ्रोम्बोसाइट को क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्रोम्बोसाइट को ही WBC भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, रुधिर में लाल तथा श्वेत कणों के अतिरिक्त एक अन्य पदार्थ तैरता रहता है, जिन्हें हम पट्टिकाएं या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये लाल कणों से छोटी तथा इनकी संख्या बहुत कम होती है। इनका जन्म स्थान
भी अस्थिमज्जा होता है। इनका प्रमुख कार्य रक्त को जमाने में सहायता करती है, मतलब ये रक्त को जमाने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है जो रक्त का पीएच मान, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट 7.4 होता है, याद रखना है। जिनका पीएच मान 7.4 हो मतलब 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होती हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय कहते हैं। तो ये हमारा रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। पढ़ेंगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी हल्का तथा क्षारीय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। इसका एक औसत इस प्रकार एक औसत भार, मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का औसत भार 70 kg वाले व्यक्ति अगर कोई है तो उसका 7 से 8% शरीर का 7 से 8% भार जो होता है वो ब्लड का ही होता है। ठीक है, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। रक्त की प्रकृति हल्की होती है। कैसी? अभी हमने ऊपर बोला था रक्त हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ब्लड दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा और मतलब ब्लड के दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% भाग बनाता है और दूसरा 45% रोगाणु, जिसमें जो समझ जाओ जो मतलब 45% में ये सब पाया जाता है हमारा। चलिए, हीमोग्लोबिन का निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? तो भाई हीमोग्लोबिन मतलब हिम मतलब लोहा, लोहा की तो होगी। ठीक है, लोहा के साथ में हमारी फोरिक एसिड की भी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। फोरिक अम्ल विटामिन बी और आयरन के साथ मिलकर अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। उनकी परिपक्वता के लिए आवश्यक पदार्थ हीमोग्लोबिन के प्रोटीन को ग्लोबिन कहते हैं, जो हीम नामक रंजक पदार्थ से जुड़ी होती है। हीम में लोहा पाया जाता है अर्थात हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 संवहन करने की क्षमता होती है। किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? भाई लोहे के कारण, हीमोग्लोबिन। ध्यान रखो जहाँ भी दिखाई पड़े लाल रंग समझ लेना वहाँ हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। जैसे एक ग्रह है जो लाल रंग का है वहाँ पे हमें आयरन की अधिकता है। ठीक है, जो मिट्टी होती है लाल उसमें आयरन पाया जाता है। तो बात हमारी समझ रहे होगे आप, है ना। हमारा ब्लड लाल होता है उसमें भी आयरन पाया जाता है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। रुधिर लाल रंग का एक चिपचिपा सा जल से भारी अपारदर्शी हल्का क्षारीय पदार्थ है। रुधिर मानव शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। रुधिर का रंग उसमें पाए जाने वाले लौहयुक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो भाई एक ये तरल संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मतलब है कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब एक चीज़ को दूसरे जोड़ने का काम करता है। मतलब ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और ये पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। चलिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका घनत्व 6.04 से 1.07 तक होता है। यह हल्का क्षारीय होता है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी अंगों से फेफड़ों तक ले जाना होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भाग का 7 से 8% मतलब 5 से 6 लीटर होता है। भाई थोड़ा सा सब टूट रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन इतना मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ ना तो इस वजह से भी है। तो थोड़ा सा सहयोग करना। और वीडियो में अगर लग रहा हो कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इससे ये होता है कि थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगता है हमें। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से पूछ रहा है, थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है? तो हमारा जो होता है रक्त को जमाने में सहायक होता है। ठीक है,
ठीक है। हाँ, जब अगर बात की जाए कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में सहायक होता है तो ध्यान रखना विटामिन के। और अगर याद ना हो तो ध्यान रखो, इसका आकार देख रहे हो, ये देखो टाँका मारा हुआ है, यहाँ पे एक पैर फंसाया के ने, एक यहाँ पे फंसाया एक यहाँ पे फंसाया, तो कोई चीज़ को भी सिल सकता है ना, ऐसा टाँका हो। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। देखते हैं 23 का आंसर क्या होगा। हम्म रक्त का जमना एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है जो हवा की उपस्थिति में संपन्न होती है। रक्त में फाइब्रोनोजन, थम्प्रोजिन, विटामिन के की सहायता से निर्मित थम्बोकाइन, कैल्शियम तथा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिससे रक्त जमता है। थम्बोकाइनस, कैल्शियम, लवण तथा कुछ अन्य पदार्थ की सहायता से अक्रिय थम्बोजिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है जो रक्त प्लाज्मा में घुले फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन एक लाल सदृश संरचना फैला देता है जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का धक्का आसानी से जम जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाहक कौन होता है भैया? हीमोग्लोबिन होता है। काहे दिमाग खराब किए हो, अब नहीं पढ़ेंगे। अगला है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है तो वो कितना होता है? 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब जब ब्लड की रिपोर्ट कराते हो ना तो उसमें पूछता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो अगर तुम्हारा 13 से 15 के बीच में आ रहा है तो तुम्हारा सही है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 से 15 ग्राम होता है, मतलब होना चाहिए। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा निम्न प्रकार होती है। जैसे नवजात बच्चा है तो उसमें हीमोग्लोबिन 17 से 22 ग्राम होगा। ठीक है, रिपोर्ट में वही दिखाता है, ये आगे 100 ml आप समझ लो खुद, है ना। और फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा होएगा तो उसमें 11 से 13, एक वयस्क में 13 से 15 और वयस्क महिला में 12 से 16। ठीक है, 1 मिनट ज़रा मैं ऑल आउट को ऑफ करके आता हूँ क्योंकि ऑल आउट भी हमारे शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना मॉस्किटो के लिए। पावर थोड़ा ज़्यादा, 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, ओके। तो रक्त का सामान्य पीएच मान पूछ रहा है ना, तो पीएच मान आपको बेटा काहे के लिए परेशान करते हो। पीएच मान क्या होता है, अभी कितनी बता चुके हैं, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन में 7 से 7.2 है तो भाई 7.4 तो आ नहीं रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें 7.35 से 7.45 है, तो मतलब इसमें हमारा 7.4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़ा पीएच मान के बारे में समझ लेते हैं, होता क्या है। देखिए, एक ये स्केल होती है, इसे पीएच स्केल बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित किए जाते हैं। बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसका वो पीएच मान होता है 7, मतलब वो मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ये उदासीन फिर हो जाता है हमारा जल। अब जैसे इधर बढ़ेंगे, जैसे नींबू का रस हो गया तो 1.6, तो ये हमारा अम्लीय हो गया। भाई अगर हम इस साइड में 7.4 हमारा 7.4, तो ये जो हमारा है जल वो ब्लड है तो ये क्षारीय हो जाएगा। अब देखो, जितना हम इधर बढ़ेंगे उतनी अम्लीयता बढ़ेगी, जितना इधर बढ़ेंगे उतनी अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, और जितना हम इस साइड बढ़ेंगे, जितना हम 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना क्षारीयता बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, समझो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप कराता है ना। इसके अनुसार पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन विलयन का, है ना, और 7 से कम वाले विलयन अम्लीय विलयन तथा 7 से अधिक वाले विलयन क्षारीय विलयन कहलाते हैं। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास होता है, जबकि उदासीन विलयन वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो ये सब भाई जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब हाई स्कूल का है। तभी रीजन क्या है कि हाई स्कूल तुम भी पढ़ा लिया करो, 1-2 बच्चे मिल जाएं उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें एक तो पॉकेट मनी मिलेगी, दूसरा क्या होगा
क्या होगा पता है, इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी। तो ये सब वहीं का ज्ञान हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएँ किस आकार की होती हैं। तो भाई श्वेत रक्त कणिकाएँ किस आकार की होती हैं बताओ। यहाँ पे हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा ऑप्शन नंबर सी है ना। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा अनियमित आकृति की। मतलब जो आरबीसी होती है उनकी तो हमारी एक निश्चित आकृति होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कोई आकृति नहीं होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ को अवर्णीय कणिकाएँ कहा जाता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण ये श्वेत होती हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात इनकी आकृति अनियमित होती है। मानव शरीर में श्वेत कणिकाओं की लगभग संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। ये भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर में प्रतिरक्षी तथा जीवाणुओं तथा अन्य नुकसानदायक बाह्य पदार्थों को नष्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो इनका कार्य क्या होता है, हमारे शरीर को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करना। जैसे अगर हम बात करें विटामिन्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, है ना, वो सिर्फ हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रति घन मिली लीटर में। तो ये हमारी जो होती है वो होती है 50 लाख। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, है ना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। दूसरी कणिकाएँ होती क्या हैं। रक्त में लाल दूसरी कणिकाओं की बात हो रही। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। प्रति घन मिलीमीटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 50 लाख होती है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु मतलब ब्लड क्या होता है, ब्लड 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो और फिर रुधिराणु क्या होता है, रुधिराणु 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रुधिराणु हीमोग्लोबिन, जो लाल रुधिराणु होता है उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, श्वेत रुधिराणु की संख्या कितनी होती है, 6 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि रुधिर प्लेटलेट की संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। चलिए, रक्त प्लाज्मा का पीएच होता है। तो पूछा है रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना मतलब रक्त प्लाज्मा का पीएच होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा अल्प क्षारीय। ठीक है, अब ये प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा मैंने बता चुका हूँ कि रक्त 2 भागों में बटा होता है। एक प्लाज्मा जो रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है ना, तो ये प्लाज्मा ही होता है जिसमें हर चीज़ का हर चीज़ चलती है, इसी में चलती है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा पीएच मान अल्प क्षारीय होता है। यह रक्त का 55% भाग बनाता है। यह रक्त का धक्का बनाने में सहायक होता है क्योंकि इसमें फाइब्रोजन प्रोटीन पाया जाता है। तो भाई बहुत से क्वेश्चन हो गए और बहुत लंबा वीडियो हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में कुछ तो आपको सीखने को मिला, कुछ नहीं मिला मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ाया, एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ाया। भाई एक चीज़ बार बार नहीं पढ़ाई, आपने बहुत कुछ नया सीखा है। अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप कहीं पे एग्जाम देंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलना, हो सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो सब्सक्राइब बटन होगी नीचे, SUB कुछ ऐसे करके लिखी होगी, है ना, उसे क्लिक कर देना। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर सब्सक्राइब करोगे तो। बाय बाय।